तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले कई दिनों से लगातार आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानी की फरमाइश की थी और कहानी बोको हराम की। अगर दुनिया के आतंकवादी संगठनों की हम बात करें तो अलकायदा, आईसिस यानी कि ISIS ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि अगर मैं लश्कर की बात करूं, हिजबुल की बात करूं, जैश की बात करूं, तो पाकिस्तान में बैठे ये वो आतंकवादी संगठन हैं जो ज़्यादातर जिनके निशाने पे हमेशा हिंदुस्तान रहा है। लेकिन अगर आईसिस की बात करें, अलकायदा की बात करें या फिर बोको हराम की बात करें, तो बोको हराम भी एक मामले में उसका एक सीमित दायरा है। नाइजीरिया के आसपास जो अफ्रीकी देश, उसके कई देशों पे उसका थोड़ा बहुत असर है। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से खूंखार आतंकवादी संगठन है ये, इसने कई मायनों में और कई मामलों में अबू बकर अल बगदादी के ISIS को पीछे छोड़ दिया, क्रूरता के लिहाज से अगर हम देखें तो। दुनिया के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं या जो आतंकवादी हुए हैं, जैसे मैंने नाम लिया, चाहे अलकायदा हो, आईसिस हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो या और भी कुछ ऐसे संगठन, इन सब के काम करने का एक दूसरा तरीका है। आमतौर पर ये लोग छुपते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, जो कहीं पे कोई आतंकवादी हरकतों को अंजाम देने जाते हैं तब। लेकिन बोको हराम एक ऐसा संगठन है जिसके आतंकवादी खुलेआम आते हैं, खुलेआम हमला करते हैं, खुलेआम कत्लेआम करते हैं और फिर जाते हैं। और ये इकलौता संगठन है आतंकवादी संगठन दुनिया का जिसके आतंकवादियों का की एक ख़ास पहचान है कि जब वो कहीं कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने चाहते हैं, जाते हैं और कोई हमला करते हैं, तो बाइक पर सवार होते हैं, मोटरसाइकिल पर, और पूरे मोटरसाइकिल का एक झुंड होता है जिसमें 100, 200, 300, कई बार तो 1,000 मोटरसाइकिल पर सवार, हथियार लेकर, तलवार हो, बंदूक हो, पिस्टल हो, और फिर ये एक कत्लेआम करने के लिए निकलते हैं। तो बोको हराम एक इकलौता ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसके आतंकवादी बाइक पे सवार होकर निकलते हैं। बोको हराम अभी इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि पिछले शनिवार को, लास्ट सैटरडे को, बोको हराम ने एक साथ 110 किसानों का सर कलम कर दिया था। और ये सब कुछ हुआ था एक जाबरमारी गांव है, मैदुगुरी, जो नाइजीरिया का इलाका है, मैदुगुरी, वहाँ पर मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग आए थे लास्ट सैटरडे को, और उन किसानों को एक एक कर चुना, इन्होंने उठाया और बाकायदा इनका सर कलम कर दिया। शुरू में आई कि 50, 40, 60 किसान थे, लेकिन बाद में UN ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उसने कहा कि 110 लोग थे जिनको बोको हराम ने मारा। हाल के वक्त में ये बोको हराम ही नहीं, किसी भी आतंकवादी संगठन के ज़रिए किया गया सबसे बड़ा कत्लेआम था। हालांकि वजह कई चीज़ें बताई गई, लेकिन जो कहानी सामने आई वो ये आई कि बोको हराम ने इन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि ये शायद जो उनको ज़बरन वसूली करना चाहते थे उसके ख़िलाफ़ थे, खेती बाड़ी और तमाम चीज़ों को लेकर। हालांकि बोको हराम का अपना ये कहना था कि सब जिहाद के नाम पे कत्लेआम हुआ है। लेकिन ये बोको हराम है क्या, नाइजीरिया में आया कैसे, इनकी जन्म की कहानी क्या है, ये इतने खूंखार क्यों हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें समझाने की। नाइजीरिया का इतिहास करीब 59 या 60 साल पुराना था जब वो आज़ाद हुआ था। उसके बाद वहाँ अलग अलग सरकारें आईं और वहाँ पे जो राष्ट्रपति और सरकारें हैं, चूँकि मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम है। लेकिन सन 2000 के आसपास नाइजीरिया में एक स्कॉलर, एक मौलाना, बड़ी तेज़ी से पूरे नाइजीरिया में मशहूर होते हैं। और उसी दौरान में मौलाना यूसुफ नाम था उस शख्स का। मौलाना यूसुफ इस्लामिक स्कॉलर, मदरसों और बाकी जगह से इस्लाम की पूरी तालीम ली और बड़े अच्छे वक्ता और बोलने वाला। तो उनके इसी बोलने की, उसकी इस वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होते रहे। आप दुनिया के कई जगह पे देखें जो अच्छे अच्छे भाषण देते हैं और इस तरीके से जो रेडिकलाइज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, लोग बहुत जल्दी उनके झांसे में आते हैं। मौलाना यूसुफ के साथ यही था कि मौलाना यूसुफ बहुत अच्छा प्रवचन देते, बहुत अच्छा ज्ञान देते, बहुत अच्छा बोलते, और लोग इसके बहकावे में आ गए। लेकिन उस वक्त तक मामला ये नहीं था। तब तक सिर्फ बात ये थी, दो चीज़ें ऐसी थी जो मौलाना यूसुफ ने पकड़ी और उससे लोग, नाइजीरिया के बहुत सारे जो परेशान हाल थे, वो झांसे में आ गए। पहली चीज़ ये थी कि करप्शन बहुत था, तो करप्शन को लेकर, और दूसरी वहाँ की जो पुलिस थी वो आम लोगों पे बड़ा जुल्म करती थी। तो इन दो चीज़ों को मुद्दा बनाया यूसुफ ने, और यूसुफ
कि इस मुद्दे पे कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, पुलिस की ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, वहाँ के आम लोगों को बड़ी हमदर्दी हो गई कि ये अच्छा मुद्दा है, कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है। और इसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। जब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए, यूसुफ के बयान जो है वो हर तरफ लोगों के बीच में मशहूर होता गया। तभी यूसुफ ने एक संगठन बनाया पहली बार नाइजीरिया के एक छोटे से इलाके में, एक मस्जिद बनाई और एक मदरसा, एक स्कूल, और इसके ज़रिए उसने दरअसल बोको हराम की बुनियाद डाल दी थी। इस स्कूल में शुरुआत में ये हुआ कि जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो गरीब घर के इधर उधर दूर से वो आकर पढ़ते थे और वो उन्हें इस्लामिक शिक्षा दिया करता था। धीरे धीरे यूसुफ की ये तालीम और ये सारी चीज़ें वहाँ के गरीब और दबे कुचले लोगों में बड़ी पसंद की जाने लगी। लोग अपने बच्चों को दूर दूर से भेजने लगे। और इसी पढ़ाई के बीच में अचानक फिर ये पढ़ाई आतंक का रास्ता कब ले लेती है लोगों को पता ही नहीं चलता है। यूसुफ इस्लामिक शिक्षा के नाम पर, करप्शन और पुलिस की ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ाई के नाम पर अब तक जो काम कर रहा था वो उससे आगे बढ़ जाता है। अब उसका ये था कि पूरे नाइजीरिया में इस्लामिक कानून और इस्लामिक राज स्थापित होनी चाहिए, तब इस्लाम के हिसाब से ही ये पूरा देश। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति उस वक्त थे मुस्लिम, लेकिन वो मानता था कि ये मुस्लिम नहीं है। और इसी के बाद उसने एक संगठन को जन्म दिया, जिसका असल में उस वक्त जो नाम रखा गया था वो था, ये 2002 की बात है, जमातु अहलिस सुन्नी लिदावती वल जिहाद, ये इस संगठन का नाम था। इसका मतलब ये हुआ था कि जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और जिहाद के प्रचार के लिए समर्पित हो, मतलब पूरी तरह से इस्लामिक कानून, इस्लामी रीति रिवाज, इस्लामिक रहन सहन, इस्लामिक ढंग उसी के हिसाब से चले। तो इस नाम से इस संगठन की बुनियाद पड़ी। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इस नाम को छोड़ दिया गया और इस संगठन का एक नया नाम पड़ा, और इस बार नाम पड़ा बोको हराम। हराम का मतलब उर्दू और अरबी में ये होता है जो चीज़ वर्जित है, जो गलत है, जिसे नहीं करना चाहिए। और बोको को जोड़ा गया वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर से। तो बोको हराम का असल में शाब्दिक मतलब जो है वो ये है कि वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा पर रोक, वर्जित, पाबंदी, ये यूसुफ का एक मंत्र था। और इसी के नाम पे बोको हराम का जन्म हुआ। बोको हराम यानी कि पश्चिमी शिक्षा हराम है, उनके हिसाब से पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अब बात यहाँ तक सिर्फ नहीं थी, बात इससे भी आगे बढ़ी। इसके बाद अब इस्लाम के नाम पर बोको हराम ने और यूसुफ ने एक और काम किया। उसने कहा कि न सिर्फ पश्चिमी शिक्षा यानी कि स्कूल और कॉलेज जाना हराम है, बल्कि सिर्फ उन्हीं मदरसों में पढ़ा जाए, वहाँ पढ़ा जाए जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती हो। बाकी जो चाहे ब्रिटेन हो, यूरोप हो, यूएस हो, इवन अपने इंडिया में जिस तरह से स्कूल कॉलेज है जो आज के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होती है, ये सारी चीज़ें बोको हराम की नज़र में हराम। तो कोई भी बच्चा अपने बच्चे को वहाँ पे, कोई भी पेरेंट्स पश्चिमी शिक्षा अगर बच्चों को देता है तो वो फिर बोको हराम का दुश्मन है। बात सिर्फ तालीम और एजुकेशन तक नहीं थी कि इसका बायकॉट करना है, बल्कि फिर ये आ गया कि उनकी जो संस्कृति और कल्चर है उसको भी कोई अगर अपनाता है तो वो भी उनका दुश्मन है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे लड़कों के जीन्स पहनने पे पाबंदी, टी शर्ट पहनने पे पाबंदी, लड़कियों के बिना बुर्के या बिना नकाब के पाबंदी, लड़कियों के स्कूल कॉलेज जाने पे पाबंदी, वो लड़कों पे भी, रेडियो सुनने पर, संगीत सुनने पर, फिल्म देखने पर, टीवी देखने पर, यहाँ तक कि वोट देने वाला भी बोको हराम का दुश्मन होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए। इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव जब होता है तो चुनाव में जो मतदान होता है या वोटिंग होती है, अगर कोई वोट डालता है तो वो भी हराम है, क्योंकि ये पश्चिम देशों की देन है। तो बोको हराम न सिर्फ पश्चिमी शिक्षा बल्कि मतदान तक को उसने हराम करार दिया, और वो उन लोगों का दुश्मन बन गया जो नाइजीरिया में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेते, और फिर उनका कत्लेआम करना शुरू किया। 2002 से अगले 7 साल तक बोको हराम ने नाइजीरिया के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया। उस वक्त तक लोग भी साथ दे रहे थे, कुछ डर के साथ दे रहे थे, कुछ कट्टरवाद की वजह से साथ दे रहे थे, और धीरे धीरे यूसुफ बोको हराम का एक चेहरा बन गया। लेकिन 2009 में यूसुफ और बोको हराम के लोगों ने नाइजीरियाई पुलिस और उनके प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया, जिससे पहली बार नाइजीरिया की सरकार थोड़े गुस्से में आई
और उसने पलटवार किया। जो बोको हराम का हेडक्वार्टर था वहाँ पे हमला किया, सेना भेजी गई, दोनों तरफ से लड़ाई हुई और आखिर में यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया 2009 में। 2009 में गिरफ्तार करने के बाद, चूँकि इससे पहले पिछले 7 सालों में बोको हराम ने इतने सारे छोटे बड़े हमले किए, पुलिस पे, प्रशासन पे, सरकारी अमलों पे, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति की रैली तक पे बम फेंके गए, जिसको लेके बोको हराम एक सिरदर्द बना हुआ था। और बोको हराम का सिरदर्द बनना यानी कि यूसुफ मेन उनका लीडर, जो बोको हराम का सरगना। तो 2009 में इस हमले के बाद नाइजीरिया ने वापस पलटवार किया और यूसुफ समेत बोको हराम से जुड़े हुए कहते हैं कई 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल ले जाया गया, उनके ऊपर बेइंतहा टॉर्चर किया गया और कस्टडी में ही, पुलिस कस्टडी में ही बाकायदा यूसुफ जो बोको हराम का सरगना था उसको मार दिया गया। मारने के बाद नाइजीरिया की स्टेट टेलीविज़न पर उसकी तस्वीर दिखाई गई लाश की लोगों को, ताकि जो लोग डर से अब तक बोको हराम का साथ दे रहे थे वो अब खुलकर सामने आए और बोको हराम का विरोध करें। तो यूसुफ की मौत 2009 में हुई और उसके बाद नाइजीरिया सरकार को लगा कि अब बोको हराम ख़त्म हो गया और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं इसमें। यहीं पे नाइजीरियाई सरकार ने गलती की, उसने बहुत सारे लोगों को जो मारा उसमें जेल के अंदर टॉर्चर किया बोको हराम। कई ऐसे लोग थे जो बोको हराम के साथ, सिर्फ उनके शक था कि ये बोको हराम के सपोर्टर हैं और उन लोगों के ऊपर भी जुल्म किया गया और मारा गया। इससे आम लोग थोड़े से बिफरे, उनको भी गुस्सा आया कि बोको हराम या यूसुफ का बदला लेने के लिए बेगुनाहों को भी वहाँ की पुलिस और सरकार ने निशाना बनाया है। तो उसको लेके गुस्सा था सब कुछ। इसके बाद अब बोको हराम वापस उठती है, हालांकि उस वक्त चाहती तो नाइजीरिया सरकार इनको दबा सकती थी, लेकिन बोको हराम ने वापस अब उठना शुरू किया। और इस बार जो यूसुफ का लेफ्टिनेंट था मेन नंबर 2 बोको हराम में, शिकाऊ, वो अबू बकर शिकाऊ, अबू बकर अल बगदादी के नाम पे ही अबू बकर शिकाऊ, वो अब बोको हराम का लीडर बन जाता है और वो यूसुफ से ज़्यादा ख़तरनाक था। इसके बाद वो बदला लेने के लिए एक एक कर हमले शुरू करता है और सिर्फ नाइजीरिया नहीं बल्कि नाइजीरिया के अलावा जो नाइजीरिया से लगते हुए कुछ देश थे अफ्रीकी, जिसमें चाड, कैमरून, माली, यहाँ तक बोको हराम की पहुँच हो जाती है। नाइजीरिया के ख़ास हिस्से पे बहुत बड़े बोको हराम का कब्ज़ा हो जाता है, वहाँ नाइजीरियाई सरकार का कोई लेना देना नहीं और बोको हराम ही अपनी मतलब हुकूमत चलाती है। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब तक बोको हराम पूरी तरह से नाइजीरिया और उसके अंदर ही सिमटा हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया में बोको हराम का इतना नाम नहीं था। तब अलकायदा और आईसिस, बल्कि 2014 के आसपास आईसिस का जन्म भी हो रहा था। लेकिन इसी दौरान 2014 में बोको हराम एक ऐसा काम करता है जिससे पूरी दुनिया में पहली बार बोको हराम का नाम सामने आता है। 2014 में बोको हराम के लोग 14 अप्रैल 2014 नाइजीरिया के चिबुक इलाके में से एक गर्ल्स हॉस्टल था। उस हॉस्टल में रात को धावा बोलने के बाद करीब 300 लड़कियों को, जो हॉस्टल में थी उस वक्त सो रही थी, उनको किडनैप कर लेता है। बाकायदा ट्रकों में मोटरसाइकिल पर सवार होकर बोको हराम के सैकड़ों आतंकवादी उस स्कूल तक पहुंचे थे। इस स्कूल में दूर दराज की लड़कियां आती थी पढ़ाई करने के लिए और इनमें बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियन लड़कियों की भी थी। तो 2014 में इन लड़कियों को किडनैप कर लेता है। उसके बाद ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आती है। इसको लेके पहली बार फिर कोहराम मचता है। फिर बात ये होती है कि उसमें बहुत सारी क्रिश्चियन लड़कियां हैं और जो अबू बकर शिकाऊ था ये फिर बाद में स्टेटमेंट देता और क्लेम करता है कि हाँ, ये लड़कियां उनकी कब्ज़े में हैं और उनके लोगों को, जो बोको हराम से जुड़े हुए लोग, उनको अगर रिहा ना किया गया तो फिर हम इनको भी नहीं रिहा करेंगे और ये हमारी मतलब एक तरह से ग़ुलाम है, हम इन्हें ख़रीदेंगे, बेचेंगे, जो ज़रूरतमंद है बोको हराम के लोग, हम उनसे शादी कराएंगे। इस तरह के जब बयान आए तो पूरी दुनिया में एक हंगामा मचा। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने फिर बीच में आए और बोको हराम से बात करने की उनके दोस्तों के ज़रिए कि इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए। बट कहते हैं 4 साल तक बातचीत चलती रही और इस दौरान में नाइजीरिया सरकार ने कुछ नहीं किया और बोको हराम इन लड़कियों को ले जाकर एक दूर जंगल में कहीं पे छुपा कर रखा था। उन लड़कियों के साथ बेइंतहा जुल्म किया गया, उनका बलात्कार किया गया, कहीं को मार दिया गया। बाद में करीब ज़्यादातर लड़कियों को छोड़ दिया गया, लेकिन कहते हैं कि 110 या 112 लड़कियां फिर भी नहीं छोड़ी गई और वो उन्हीं के कब्ज़े में रही।
इसके बाद कुछ साल बाद बोको हराम ने एक और स्कूल पे इसी तरह से अटैक किया और वहाँ से करीब 100 लड़कियों को उठाया था और किडनैप करा कर ले जा गया, अपने पास रखा। ये खबर तब सुर्खियों में आई जब उसने बाकी करके एक एक करके लड़कियों को तो छोड़ दिया, एक क्रिश्चियन लड़की को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल करने से दबाव में आकर मना कर दिया था। ये बात में इंटरनेशनल मीडिया में आई। जो उस वक्त यूएस की फर्स्ट लेडी थी, बराक ओबामा की वाइफ, बाकायदा उन्होंने भी अपील की थी बोको हराम से कि उसको छोड़ दिया जाए। तो बोको हराम इस तरीके से दुनिया के नक्शे पर आया, दुनिया की निगाह में आया, नज़र में आया। और इसके बाद उसने एक एक कर वहाँ के स्कूल कॉलेजों पे हमले करने शुरू कर दिए। कहते हैं कि बोको हराम के डर से नाइजीरिया में पिछले 10 सालों में करीब 20 से 25 लाख लोग पलायन कर चुके, क्योंकि जो उनकी बात नहीं मारता वो उन्हें सरेआम मार देता है, तो सर में गोली मारता है या गला काट देता, जिंदा जला देता। यहाँ तक कि जो इस्लामिक मौलाना नाइजीरिया में हैं, लेकिन वो भी इसकी सोच से सहमत नहीं, तो ऐसे कई धार्मिक गुरुओं का भी कत्ल किया उसने, क्योंकि वो बोको हराम की सोच से अलग सोच रखते थे। जैसे इंटरनेट तक के इस्तेमाल को हराम मानता है बोको हराम। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में आगे ले जाने का मौका देती हैं, और उन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ था बोको हराम। बहुत सारे लोग, चूँकि उस जिस इलाके में कब्ज़ा था, वहाँ के लोग मुंह नहीं खोलते थे कि अगर वो बोको हराम की सोच के ख़िलाफ़ गए तो उनका भी अंजाम यही होगा। इस दौरान में कहानी करवट ये लेती है कि अलकायदा, उधर ओसामा बिन लादेन की मौत होती है और इराक़ में अबू बकर बगदादी का जन्म होता है। धीरे धीरे अबू बकर अल बगदादी इराक़ से निकलकर सीरिया पहुंचता है। और इसी दौरान में उधर नाइजीरिया में जो लड़ाई चल रही थी सरकार और उसमें थोड़ी थोड़ी अब बोको हराम कमज़ोर होती जाती है। हालांकि बोको हराम और नाइजीरियाई जो सरकार और आर्मी और पुलिस है, कहते हैं कि वो हमेशा नाकाम इसलिए रहे कि उनकी पुलिस फोर्स के पास बहुत ही घटिया हथियार होते हैं। नाइजीरिया की आर्मी के पास उनसे ज़्यादा बेहतर हथियार जो थे वो इनके पास थे, बोको हराम के लड़ाकों के पास। और इसीलिए कभी भी इस लड़ाई में बोको हराम को वो हरा नहीं पाए। इस बीच में हुआ ये कि जब बगदादी का जन्म हुआ तो बोको हराम ने बगदादी से, ख़ासतौर पर अबू बकर शिकाऊ ने बगदादी से मदद मांगी। और कहते हैं बगदादी के अलावा और भी कई ऐसे कट्टर मुस्लिम पंथी जो लीडर थे, इवन नाइजीरिया के अंदर भी, उन्होंने बोको हराम की मदद करनी शुरू की, पैसे से, हथियार से, और ISIS से भी मदद ली। अबू बकर अल बगदादी ने बोको हराम की मदद की। यहाँ तक कि बीच में खबर ये भी आई थी कि बगदादी जब छुप रहा था कि वो अफ्रीकी देश में चला गया पनाह लेने और बोको हराम ने उसे पनाह दी, ऐसी खबर आई, लेकिन वो कभी कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन बगदादी ने मदद की बोको हराम की। बट इस बीच में बोको हराम में 2 फाड़ हो गए। एक, जो अबू बकर शिकाऊ लगातार जो यूसुफ का राइट हैंड था, वो अब तक यूसुफ की मौत के बाद 2009 से IS बल्कि बोको हराम को चला रहा था। लेकिन 2018 आते आते, बल्कि उससे पहले ही, शिकाऊ को लेके बोको हराम में ही बहुत सारे लोग खिलाफ होने लगे। तो ऐसे में ISIS ने भी ये देखा कि बोको हराम की मदद करने की बजाय अफ्रीकी देशों में वो अपना पैर पसारे। यह अबू बकर अल बगदादी का सपना था, ताकि उसका इस्लामिक स्टेट स्थापना करने की ख्वाब जो उसका पूरा हो सके। तो उसने कहा कि मैं शिकाऊ और इससे मिलके क्यों करूं। तो अबू बकर अल बगदादी ने एक साजिश रची और उसने बोको हराम में 2 फाड़ करवाने के लिए पूरी तैयारी करवा दी। और उसी के लेकर सामने रखते हुए उसने शिकाऊ को कमज़ोर करने के लिए जो पहला बोको हराम जिसने बनाया, जो पहला नेता सरगना यूसुफ, उसके बेटे अल बरनवी को बोको हराम के एक हिस्से का सरगना बना दिया। तो बोको हराम नाइजीरिया में 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक को लीड कर रहा था शिकाऊ और दूसरे को यूसुफ का बेटा अल बरनवी, और ISIS अल बरनवी को सपोर्ट कर रहा था। जो अबू बकर शिकाऊ है, कहते हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक भी और खूंखार भी है। अमेरिका ने इसके ऊपर $7 मिलियन यानी करीब 420 करोड़ रुपए का इनाम रखा। तमाम कोशिशें की, लेकिन शिकाऊ कभी पकड़ा नहीं गया। बरनवी के ऊपर भी अब लगातार खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं,
लेकिन ये दोनों नाइजीरिया में, चूँकि इनका बेस इतना मजबूत है और आम लोगों से घिरे हुए हैं और आम लोग डर की वजह से या किसी और वजह से इनके ख़िलाफ़ मुंह नहीं खोलते, तो इसलिए इन तक पहुंचना और इनको ख़त्म करना, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तेल हो या फिर बाकी सरकारी जो लूट होती है वो हो, बाकी संगठनों से मदद हो, उसके ज़रिए बोको हराम की फंडिंग होती है और बोको हराम उन्हीं के ज़रिए वहाँ पे अपने पैर पसार रहा है। कहते हैं कि अब तक बोको हराम ने नाइजीरिया में ही अकेले 15 से 20 हज़ार लोगों का कत्लेआम किया है। वक्त वक्त पर वो इस तरह का खूनी खेल खेलता रहता है। नाइजीरियाई सरकार इस मामले में उसको रोकने में नाकाम रही है। कई बार सरकार मजबूरी में भी नहीं करती, कई बार वो बोको हराम से पंगा नहीं लेना चाहती, और इसी का फ़ायदा उठाकर बोको हराम लगातार नाइजीरिया में एक के बाद एक खूनी खेल खेल रहा है, जो पिछले सैटरडे को उसने 110 किसानों का सर काट कर दिखाया दुनिया को। कोशिश यही है कि बोको हराम का जिस तरीके से अबू बकर अल बगदादी का या फिर ओसामा बिन लादेन का अंजाम हुआ, शिकाऊ और बर्नवी, शिकाऊ के ऊपर तो ऑलरेडी अमेरिका ने इनाम तक रखा हुआ है, कि इनका भी खात्मा हो। क्योंकि बोको हराम जिस तरीके का और जिस क्रूरता से लोगों को मारता है, कई मामलों में उसने बगदादी को भी पीछे छोड़ दिया। हम लोगों को पहले ये लगता था कि शायद ओसामा बिन लादेन उतना खूंखार नहीं था जितना बगदादी था, कैमरे पे जिस तरीके से कत्ल करता था। लेकिन अब बगदादी के बाद जिस तरीके से अबू बकर यहाँ का जो कर रहा है बोको हराम का, वो लगता है कि उससे भी खूंखार है। तो कोशिश यही है कि इन सरगनाओं को और बोको हराम की इस बढ़ते हुए कत्ल को रोका जा सके, लेकिन कब होगा पता नहीं। लेकिन अगर अभी आप दुनिया के नक्शे पे और आतंकवाद के हिसाब से देखें तो ओसामा के ख़ात्मे के बाद अलकायदा, बगदादी के ख़ात्मे के बाद ISIS, थोड़े से इनके वो कम हुए हैं, लेकिन बोको हराम उधर तेज़ी से उठ रहा। तो अगर बोको हराम को भी मौका मिला, जो नाइजीरिया की सरकार पहले गलती कर चुकी है, वो पहले ही चाहती तो उसको दबा सकती थी सब कुछ, लेकिन उसने ढील दी, पॉलिटिकल मजबूरी थी, बाकी मजबूरी थी। लेकिन अगर इसी तरह उसे छोड़ा गया तो न सिर्फ नाइजीरिया बल्कि उसके पड़ोसी देशों के लिए तो ख़तरा ही है। आने वाले वक्त में ये दुनिया के लिए भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो ओसामा बिन लादेन सिर्फ अफ़गानिस्तान तक नहीं रहा, उसने फिर दुनिया के कई देशों पे हमले किए। बगदादी जो है वो इराक और सीरिया को इस्लामिक स्टेट बनाना के लिए अपनी उसने मिशन शुरू किया, लेकिन फिर उसने दुनिया में कई जगह पे इस तरह के हमले किए। तो ऐसे लोगों को अगर आप ढील देते हैं, छूट देते हैं, तो फिर उनका दायरा बढ़ता जाता है, उनके सपने बढ़ते जाते हैं और दुनिया के लिए वो खतरा बनते जाते हैं। तो जो गलतियां पहले हुई हैं इतिहास में, वो गलती ना हो। और बोको हराम को अभी सिर्फ ये समझ कर कि ये नाइजीरिया की अपनी समस्या है, नाइजीरिया का इशू है, वही निपटेगा। 20 साल में तो निपट नहीं पाया, 18 साल में। तो इसलिए इसको दुनिया को दखल देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसे आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, तभी शांति हो सकती है। तो ये थी कहानी बोको हराम की। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो आज इसकी बारी आई। तो अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ लोगों ने मेल फिर के कुछ कहानी की बातें भी की थी, और कुछ जयदेव सिंह अवाना हैं, इन्होंने अजमेर 6 स्कैंडल पर कुछ कहा है। शिवम उपाध्याय हैं, सुयोग महेश्कर हैं, विशाल कुमार पटेल हैं, अमित पटेल हैं, आज़ाद खान हैं, इसके अलावा सुदीप्ता रॉय हैं, परीक्षित राजकुमार हैं, दीपम गुप्ता हैं, नरेंद्र सिंह नेगी हैं, पवन एम हैं, फूल सिंह डागर हैं, नंदन बरुआ हैं, मनोज लूखर हैं, शिवम उपाध्याय, कपिल चौधरी, जसवीर सिंह लाधर, रिजवान गाजी, श्री नीलकंठ, अर्श बाजवा, ममता मौर्य, सोनू सारो, पुनीत, पुरावी पाटिल, असगर, एनी सिंह, राहुल सत्यम, सुरेश मांडा, मोहम्मद अहमद, ओम शर्मा, दिव्या गाभा, आसिफ खान, सुधीर यादव, मनप्रीत सिंह, कादिर अली, प्रतीक शर्मा, भाग्य के, रेल फैंस क्लब, विकास डोंगारे, कशिश पस्सी, अमित चोमल, आरिश आलम, नेहा वर्मा, जयदेव अवाना, राधिका,
डोंडा मौरंग, रुचिका रंजन, अमनजोत ग्रेवाल, कुलदीप सिंह, प्रदीप संखपाल, सत्याव्रात, कोमल सिंह, विक्की सिद्धू, सुभाष शुक्ला, विक सिंह ठिंड, शांतानु श्रीवास्तव, इसके अलावा श्रीजीत मेनन। आप तमाम लोगों ने लिखा है, कई ने कहानियों के बारे में लिखी है, कुछ और बातें हैं। तो जो भी आपने लिखा उसको ज़रूर जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। आज इतना ही कहानी में, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है। तो अच्छा गुजरे आपका संडे, और हम लोगों का भी अच्छा गुजरे, सब कुछ शांति बना रहे। तो अब मुलाकात मंडे को होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।